अम्मी जान प्लीज़ मुझे बता दें कि मेरा कहाँ है। मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी ये सोच सोच के कि मेरा कहाँ है। अब की बार रुमान शाह की आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई थी। मीरब अपने रूम से भी निकल कर बाहर आ गई। रुमान मुझे तुम्हारी परेशानी की वजह समझ नहीं आ रही। मैं बता रही हूँ कि मैंने उसे कहीं बेचा है तो फिर तुम्हें जानने का इतना तजस्सुस क्यों हो रहा है। रुमान शाह की माँ असल में उसे नहीं बताना चाह रही थी कि मेरा रुमान शाह के साथ गई है। उसे पता था कि अगर उसको बता देगी तो ये और चिल्लाएगा और गुस्से में आ जाएगा। शाहमीर का नाम सुनकर ही रुमान शाह की जुबान कड़वी हो जाती थी। और इस वक्त तो मामला भी उसकी बहन का था। अम्मी जान आप ज़्यादती कर रही हैं। मैं आपकी हर बात मानता हूँ, अपना सर झुका देता हूँ जो कि मेरा फ़र्ज़ है। लेकिन अम्मी जान मैं मिरहा के लिए किस कदर पॉसेसिव हूँ ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मगर आप मिरहा के बारे में मुझे ना बताकर बहुत गलत कर रहे हैं। रुमान शाह की आवाज़ में एक भारीपन था। ना तो वो अपनी माँ से बदतमीज़ी कर सकता था और ना ही ऊंची आवाज़ में उनसे बात कर सकता था। इसलिए रुमान शाह अपने हाथ में पकड़ा हुआ पानी का गिलास ज़ोर से दबाया था, जिसका कांच टूट चुका था और उस गिलास के कांच के टुकड़े रुमान शाह के हाथों के अंदर चुप गए थे। रुमान के हाथ से खून के कतरे टिप टिप फर्श पर गिर रहे थे। रुमान शाह की माँ और मीरब दोनों खून देखकर तड़प कर उसके पास आई थी, मगर उसने हाथ के इशारे से दोनों को खुद से पीछे रहने को कहा था। अम्मी जान प्लीज़ आप क्यों नहीं बता दें कि मेरा भाई के साथ गई है। बेख्तियार मीरब के मुंह से निकला था तो रुमान शाह ने चौंक कर अपनी माँ की जानब देखा। अम्मी जान क्या ये सच बोल रही है। रुमान शाह की माँ की झुकी हुई नजरें देखकर रुमान शाह समझ गया था कि मीरब सच बोल रही है। अम्मी आपने उस बेगैरत के साथ मेरी बहन को कैसे जाने दी। अपनी जुबान को लगाम दो रुमान शाह। इसी वक्त शामीर मिरहा को लेकर घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था। उसने रुमान शाह की बात सुनी तो गुस्से से बड़े बड़े कदम उठाता हुआ पास आकर चला आया। बीवी है मेरी, निकाह हुआ है उसके साथ मेरा। तुम किसी भी हक से उसे मेरे साथ जाने से रोक नहीं सकते। और ये बेगैरत तुमने किसको कहा है। खबरदार जो आज के बाद तुमने मुझे इस तरह के घटिया जुमला बोला तो मैं तुम्हें घटिया जुमला नहीं बोल सकता और तुम घटिया हरकत करके मेरी बहन को अपना साथ ले जा सकते हो। दोनों एक दूसरे का गिरेबान पकड़े हुए खड़े थे। बीवी है मेरी, अगर मैं इसे अपने साथ लेकर गया हूँ तो इसमें इतना उछलने वाली क्या बात है। अपनी बकवास बंद करो और बार बार अपने मुंह से मेरी बहन को बीवी बोलना बंद करो घटिया इंसान। रुमान शाह ने अपना पिस्टल कमर से निकालता हुआ उसकी कनपट्टी पर रख दिया था। रुमान बेटा पागल हो गए हो, इसको नीचे करो। रुमान शाह की माँ रुमान का पिस्टल वाला हाथ पकड़ के नीचे कह रही थी। तुम ये पिस्टल दिखाकर किसको धमका रहे हो। सारा दिन मैं इन खिलौनों से खेलता हूँ। शाहमीर ने रुमान शाह का कलर पकड़कर खींचते हुए अपना पिस्टल उसकी कनपट्टी पर तान लिया था। मिरहा और मीरब दोनों दूर खड़ी हुई सारा तमाशा देखकर रोए जा रही थी। तुम दोनों में ज़रा सा भी लिहाज है कि तुम दोनों मेरे सामने खड़े हुए ये क्या कह रहे हो। रुमान शाह की माँ ने ऊंची आवाज़ से गुस्से में बोली तो दोनों ने अपने पिस्टल नीचे करके अपने जेब में रख लिए थे। वो दोनों अब शर्म से नजरें झुकाए हुए खड़े एक दूसरे को घूर रहे थे। अम्मी जान आपने मुझे अपना बेटा कहा था और मैंने आपसे वादा किया था कि आप वक्त आने पर खुद मिरहा को मेरे साथ रुखसत करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप मिरहा को मेरे साथ रुखसत कर दें। शामीर रुमान शाह की माँ से मुखातिब था। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम्हारे साथ अपनी बहन को रुखसत करूं। अपने दिल से ये बात निकाल दो। रुमान शाह शाहमीर पर चिल्लाया था। रुमान शाह सिर्फ तुम ही जिद्दी नहीं हो, मैं तुमसे बहुत बड़ा जिद्दी हूँ और अब ये मेरी जिद है कि मुझे इसी हफ्ते मिरहा की रुखसती चाहिए। शाहमीर का अंदाज फैसला कौन था। शाहमीर बेटा मैंने जो वादा किया है मैं उसे पूरा करूंगी। तुम फिलहाल यहाँ से चले जाओ और इसी हफ्ते के अंदर मैं मिरहा की रुखसती कर दूंगी। रुमान शाह की माँ ने शामीर की तरफ देखकर अपना फैसला सुनाया। अम्मी मुझे अभी नहीं जाना, मुझे पढ़ना है। वो दूर खड़ी हुई मिरहा जो रो रही थी उसने अपना मौक़िफ़ बयान किया। तुम चुप करके अपने कमरे में जाओ। मीरब इसको लेकर कमरे में जाओ तुम दोनों। रुमान शाह की माँ ने गुस्से से मिरहा और मीरब की जानब देखते हुए कहा। और शाहमीर तुम भी जाओ, मैं तुमसे फ़ोन पर बात करूंगी। बेटा फिलहाल तुम चले जाओ। रुमान शाह गुस्से से शाहमीर की जानब देख रहा था। शाहमीर रुमान शाह के माँ से सर झुकाकर प्यार लेते हुए वहाँ से चला गया। अम्मी जान आपने मुझसे बिना पूछे मिरहा की रुखसती करने का फ़ैसला कर लिया। अम्मी जान आप मुझे एक बात बता दें कि मिरहा के मामले में मेरे फ़ैसले की कोई अहमियत है भी या नहीं। रुमान शाह अपने माँ से बहुत खफा था। रुमान तुम्हारे हर फैसले की अहमियत है, लेकिन बेटा बेटियों के मामले इस तरह से हल नहीं किया जाता जिस तरह तुम अपनी अना का मसला बनाकर कर रहे हो। तुमने एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया। आज पढ़े लिखे दौर में तो लोग इस बात को नॉर्मल अंदाज से देखते हैं कि एक लड़का और लड़की एक दूसरे को समझने के लिए कुछ वक्त एक दूसरे के साथ गुजार लें तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और यहाँ तो मेहरा का उसके साथ निकाह हो चुका है और अगर वो उसे कुछ देर अपने साथ शॉपिंग करवाने के लिए ले गया तो इसमें ऐसी कौन सी क़यामत आ गई। अम्मी जान आप लोगों की बातें मुझे मत समझें। अगर लोग बगैरतों की तरह ये सब करते हैं तो मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं। अपनी बहन की हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है। लोग क्या करते हैं मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं। तो ठीक है फिर तुम अपनी बहन को रुखसत कर दो ताकि ये रोज़ की किचकिच ख़त्म हो जाए। कैसे रुखसत कर दूँ। अभी तो उसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई। आपको जल्दी किस बात की है मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। रुमान अब मिरहा का रुखसत कर देना ही बेहतर है।
और रही बात पढ़ाई की, तो मेरी शामिर से बात हो चुकी है। वो शादी के बाद भी मिरहा की पढ़ाई पर कोई पाबंदी नहीं लगाएगा। मिरहा अपनी मर्जी से जितना चाहे और जब तक चाहे पढ़ सकती है। गुड, वेरी गुड अम्मी जान। जब आपने सारे फैसले खुद ही करने हैं और सब कुछ डन कर चुकी हैं, तो फिर बात करने की कोई गुंजाइश बचती ही नहीं। रोमांशा गुस्से से कदम उठाता हुआ अपने कमरे के जाने बढ़ गया। रूम के अंदर आते ही उसने रूम का दरवाजा ठक करके बंद कर दिया। रूम का दरवाजा इतनी जोर से उसने मारा था कि अंदर बैठी हुई मीरब बेड से उछलकर खड़ी हो गई। रोमांशा ने अंदर आते ही अपना गुस्सा उतारने के लिए सामने पड़ी हुई शीशे की टेबल पर जोर से पांव मारा। रोमांशा का गुस्सा देखकर मीरब डर से सिमटी हुई एक साइड पर खड़ी हो गई। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। सारे फसाद के जड़ तुम हो। तुम्हारी वजह से मेरी बहन की जिंदगी भी खराब हो गई है। रोमांशा ने मीरब के सर पर हाथ रख के पीछे से बालों को पकड़ के खींचते हुए कहा। अचानक ये बाल खींचने से मीरब की आंखों में आंसू आ गए थे। मीरब को तो लग रहा था कि आज उसके बाल शाह ने जड़ से ही उखाड़ देने। शाह प्लीज मुझे छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। होने दो दर्द। जो दर्द तुम दोनों बहन भाइयों की वजह से हम दोनों बहन भाई फेस कर रहे हैं, उसका हिसाब तुम्हारा बाप देगा। शाह आपके हाथ से खून निकल रहा है। मीरब रोमांशा के हाथ से निकलते हुए खून को देखकर तड़प कर बोली। निकलने दो, मेरी बात को बदलो मत। रोमांशा कहर बरसाती हुई आंखों से मीरब को देख रहा था। जितना दर्द मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर होता है वो उससे कहीं ज्यादा है। ये कांच के टुकड़े तो मुझे कोई तकलीफ नहीं दे रहे। शाह क्यों हर बात के लिए मुझे जिम्मेदार ठहरा देते हैं। हाँ, मैंने आपसे प्यार किया, हो गई मुझसे गलती। आपको हासिल करने के लिए मैंने अपनी जान लेनी चाहिए, हो गई मुझसे गलती। मगर इसके आगे मैंने कुछ नहीं किया। मीरा को अगवा करके ले जाना और इससे निकाह करना या आपका ज़बरदस्ती मुझसे निकाह करवाना, इस सब में मेरा कोई हाथ नहीं। तो प्लीज़ आप मुझे हर बात के लिए कसूरवार ठहराना बंद कर दें। वह दर्द से रोते हुए बोल रही थी। तुम जितनी मर्जी दलीलें दे दो, मगर सच यही है कि ना तुम्हारी नज़र मुझ पर पड़ती, ना तुम अपनी जान लेने वाला ड्रामा करती हो। ये सब करके तुमने जो मुझे हासिल कर लिया, मगर मेरी बहन की ज़िंदगी में अपना घटिया भाई शामिल करके तुमने मेरी बहन की ज़िंदगी ख़राब कर दी। शाह बस कर दें प्लीज़, अल्लाह का वास्ता है बस कर दें। हद होती है गुस्से की। किस बात का बदला ले रही हैं? मैंने आपसे मोहब्बत की, इस बात का बदला ले रही हैं? ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने जो आप मुझे माफ़ नहीं कर सकते? मुझसे जुबान दराजी मत करो। रोमांशा मीरब के जबड़े को अपने हाथ से जोर से पकड़ कर खड़ा था। आप एक काम करें, मेरा गला ही दबा दें। मीरब रोमांशा का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए गुस्से से बोल रही थी। मेरा बस चले तो मैं तुम्हारा गला अभी दबा दूँ। बस आपका है मुझ पर, आप मेरा गला दबाएं। रोज़ रोज़ की अजियतों से जान छूट जाएगी मेरी। मैंने तो अपने सारे हकूक़ आपके हवाले कर दिए। अगर आपके हाथों से मरूंगी तो ये भी मेरे लिए शर्फ की बात होगी। नहीं देखी जाती आपकी आंखों में अपने लिए नफरत। आज मीरब का सब्र का पैमाना छलक गया था। रोमांशा के हाथों को अपनी गर्दन पर रखकर दबाने का कह रही थी। नहीं, तुम्हें एक बार मारकर अजियतों से छुटकारा देना तो तुम्हारे लिए जान की खुलासी होगी, और तुम्हारी जान की खुलासी ही तो मैंने होने नहीं देनी। ये तो तय था कि मैं तुम्हें अजियतें दूंगा और तुम पछताओगी कि तुमने किस कांटों भरे दरख्त से अपना दिल लगाया है। मीरब को बेड पर धक्का देते हुए बड़ी हकारत से उसे देखते हुए बोल रहा था। शाह, मेरी भी अपने खुदा से दुआ है कि एक दिन आपके दिल को मेरे लिए इतना मौम कर दे कि आपके दिल की हर दीवार पर मीरब मीरब लिखा हो। वो दिन कभी नहीं आएगा जब रुमान शाह के दिल पर तुम्हारा नाम लिखा हो। आएगा शाह, वो दिन ज़रूर आएगा। मुझे यकीन है कि मेरा रब मेरी मोहब्बत और मेरे आंसुओं को रायगा नहीं जाने देगा। वो रब जो अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो कैसे मेरे तड़प को नहीं देखेगा। एक दिन आपकी नफरत मेरी सच्ची और खरी मोहब्बत के सामने घुटने टेक देगी। एक दिन आएगा कि जब आपकी आंखें सिर्फ मीरब को देखना चाहेंगी। एक दिन आएगा कि आपके कान सिर्फ मीरब को सुनना चाहेंगे। और एक दिन आएगा कि मेरा लम्स आपका जुनून बन जाएगा। मगर मेरी भी अपने खुदा से दुआ है उस दिन मैं आपके पास ना रहूं। आप भी तड़पें मेरी मोहब्बत के लिए जिस तरह मैं तड़प रही हूँ। आपकी मोहब्बत के लिए, और मेरे हिस्से में सिर्फ आपकी नफरत आ रही है, तो आपके हिस्से में मेरी जुदाई आनी चाहिए। मीरब इतने दर्द और तहस से ये अल्फाज बोल रहे थे कि रुमान शाह के जिस्म में एक झुरझुरी सी उठी थी। अपनी बकवास बंद करो तुम। आई बड़ी पीरनी जो मुझे बद्दुआएं दे रही हो। पीर बाबा नहीं हूँ, मगर एक इंसान ज़रूर हूँ। मेरा यकीन है मेरा रब दुआएं और बद्दुआएं सुनता है। वो रोते हुए अपनी हथेलियों को रगड़कर बेदर्दी से अपने आंसू साफ कर रही थी। इतनी जल्दी दुआओं और बद्दुआओं पर उतर आई हो? तुम्हें तो बहुत इश्क था ना रुमान शाह से। कहाँ गया तुम्हारा इश्क? लगता है बहुत आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो गया। मीरब की हालत देखकर रुमान शाह का लहजा थोड़ा नम पड़ गया था। अब भी इश्क है, मगर आपके कड़वे अल्फाज से मुझसे सुने नहीं जाते। वो रोते हुए उठकर अपना दुपट्टा बैठकर खींचते हुए गले में डालकर रूम से बाहर जाने लगी थी। कहाँ जा रही हो? मरने जा रही हूँ। बाद में मर लेना, पहले मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। और सुनो, जहर मत डाल कर लाना। मीरब को चुप करके जाता हुआ देखकर उसे बुलाने के लिए रुमान शाह ने पीछे से आवाज़ दी। आपकी जान लेने से पहले मैं खुद ना मर जाऊँ। वो दरवाजे से निकलते हुए अपने जुमलों से मोहब्बत का इजहार कर गई। वो दरवाज़ा बंद करके जा चुकी थी, मगर उसके जाते हुए जुमलों से जो वो बोल कर गई थी, रुमान शाह के सख्त एटीट्यूड वाले चेहरे पर कुछ सेकंड के लिए मुस्कुराहट आई थी।
میرب کے جانے کے بعد رومان شاہ واش روم میں آ گیا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو بیسن پر کھڑا ہو کر دھو رہا تھا۔ اس کے دلکش مردانہ ہاتھ سے خون بڑی روانی کے ساتھ پانی سے دھل کر بہہ رہا تھا۔ پورا بیسن لال رنگ میں نہایا ہوا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ دھو کر کمرے میں آ گیا۔ روم میں آ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ کی ڈریسنگ کر رہا تھا۔ پائیوڈین سے سارے زخم کو روئی کے ساتھ صاف کر کے ہاتھ پر بینڈیج لگا دیا۔ میرب رومان شاہ کے لیے کھانا گرم کر کے ڈش کے اندر رکھ رہی تھی اور ساتھ میں روتے ہوئے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میرب، جی کیا کر رہی ہو؟ رومان شاہ کی ماں کچن میں آتی ہوئی آوازیں سن کر کچن کی طرف آئی تھی۔ امی جان، شاہ کے لیے کھانا گرم کر رہی ہوں۔ بیٹا تم رو رہی ہو؟ نہیں امی جان، میں کیوں روں گی؟ وہ اپنے آنسو چھپانے کے لیے اپنا رخ موڑ کر آنسو چھپانے کے لیے مائکرو ویو سے کھانا نکالنے لگی۔ رومان نے کچھ کہا ہے؟ نہیں امی جان، کچھ نہیں ہوا، آپ پریشان نہ ہو۔ جب بیٹی رو رہی ہو تو ماں پریشان کیسے نہ ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ رومان شاہ کی ماں نے میرب کا رخ اپنی طرف موڑ کر اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ کیا کہا ہے رومان نے؟ مجھے بتاؤ، میں اس سے بات کرتی ہوں۔ نہیں امی جان، انہوں نے کچھ نہیں کہا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے اس لیے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تم بھی اس اکڑو کے ساتھ کھانا کھا لینا اور ٹیبلٹ بھی کھا لینا۔ میں مرحا کے ساتھ کھا لوں گی۔ جی، وہ صرف اتنا ہی بول سکی۔ اس کے گلے میں آنسو اٹکے ہوئے تھے۔ وہ اپنے آنسو نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ وہ ٹرے رکھ کر رومان شاہ کی ماں کی نظروں سے جلدی سے اوجھل ہو گئی۔ رومان شاہ کی ماں کی تجربہ کار آنکھوں سے میرب اپنے آنسو چھپانے کے باوجود بھی وہ دیکھ چکی تھی۔ رومان، کب تک تم اس لڑکی کو مہک کی بے وفائی کی سزا دیتے رہو گے؟ رومان شاہ کی ماں لمبی سانس کھینچتے ہوئے سوچ کر رہ گئی۔ میرب رومان شاہ کے لیے روم میں رکھی ہوئی ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ رومان شاہ سامنے صوفے پر بیٹھ کر بظاہر تو اپنے موبائل میں کھویا ہوا تھا، مگر اس کی نظریں میرب پر تھیں، جو اپنے ہاتھوں سے بار بار اپنے آنسو صاف کر کے چھپا رہی تھی۔ شاہ، کھانا لگ گیا ہے، کھا لیں۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ آپ کا مجھ سے کوئی کام ہے؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ میں کچھ دیر کے لیے روم سے باہر جانا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ تاکہ کھانا کھاتے ہوئے میری منحوس شکل دیکھ کر آپ کا موڈ خراب نہ ہو۔ وہ دروازے کے ہینڈل پر رکھ کر باہر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اس کا رخ باہر کی جانب تھا۔ واپس آؤ۔ کیوں؟ مجھے تمہاری شکل دیکھ کر ہی کھانا کھانا ہے۔ مگر آپ خود ہی تو کہتے ہیں مجھے دیکھ کر آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ مجھ سے زبان درازی کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب کہا ہے کہ واپس آؤ، اس کا مطلب ہے واپس آؤ۔ رومان شاہ کی روب در آواز روم میں گونجی تھی۔ رومان شاہ کی روب در آواز کے بعد میرب مجبوری کے مارے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے واپس پلٹ آئی تھی۔ وہاں نہیں، میرے پاس آ کر بیٹھو، رومان شاہ نے صوفے کی طرف آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میرب کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر رومان شاہ کے روب در آواز کے بعد اس کے روب در نظروں کو دیکھ کر چپ چاپ دونوں ہاتھ گود میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کھانا کھاؤ، مجھے بھوک نہیں۔ کھاؤ گی تو لگ جائے گی بھوک۔ رومان شاہ خود نوالا توڑ کر اپنے منہ میں ڈالتا ہوا بولا۔ کیا فارسی میں بولا ہے میں نے جو تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ میرب کو کھانا نہ کھاتے ہوئے دیکھ کر رومان شاہ نے کھانا کھاتے ہوئے اپنی نظریں اٹھا کر میرب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے تو میں کیا زبردستی کھاؤں؟ کم سے کم کھانا تو میں خود اپنی مرضی سے کھا سکتی ہوں نا۔ تمہیں تمہاری مرضی سے سانس لینے دیتا ہوں، اتنا کافی ہے۔ نوالا بنا کر میرب کے منہ کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ تم مت لینے دیا کریں سانس، میں نے تو کہا ہے کہ گلا دبا کر میرے سانسیں ہمیشہ کے لیے جب تمہاری سانسیں بند کرنی ہوں گی تو اس کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں، اور گلا دبا کر سانسیں بند کرنے کے علاوہ مجھے اور بہت سارے طریقے آتے ہیں۔ جب موقع ملے گا پہلے ان طریقوں سے تمہاری سانسیں روک کر تمہاری جان نکالوں گا۔ اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا کہ میرب گھبرا سی گئی۔ اب کھانا کھاؤ، یہ سارا کھانا میرے ہاتھ سے کھانے کا ارادہ ہے۔ رومان شاہ ایک نوالا کھلانے کے بعد میرب پر طنز کر رہا تھا۔ خود کھا لوں گی میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاتھ دیے ہیں۔ رومان شاہ کے طنز پر میرب نے نظر جھکائے ہوئے غصے سے کہا۔ چلو پھر اپنے ہاتھوں کا استعمال کر کے دکھاؤ۔ وہ میرب سے باتیں کرتے ہوئے خود بھی کھانا کھا رہا تھا۔ یار، یہ ڈاکٹر شاہزیب اتنا سڑا ہوا کیوں رہنے لگ گیا ہے؟ یہ تو بہت خوش مزاج بندہ ہوا کرتا تھا۔ شاہزیب کو کافی دنوں سے جونیئر سے غصے سے بولتا ہوا دیکھ کر آج ڈاکٹر شاہزیب کا ایک ساتھی ڈاکٹر دوست دوسرے ساتھی ڈاکٹر سے شاہزیب کے بارے میں تبصرہ کر رہا تھا۔ ڈاکٹر ہما بھی کافی دنوں سے یہ نوٹ کر رہی تھی کہ ڈاکٹر شاہزیب کا بیہیویئر کافی روڈ رہنے لگا ہے، مگر ڈاکٹر شاہزیب کا منہ دیکھ کر پوچھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ شاہزیب اپنے آفس میں بیٹھ کر فون پر مرحا کی پکچر دیکھ رہا تھا جو اس نے رومان شاہ کی بارات والے دن دی تھی۔ ڈاکٹر شاہزیب مرحا کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ اس نے کتنے خواب سجائے تھے اپنی آنکھوں میں مرحا کے لے کر، جو ایک ہی جھٹکے میں چکنا چور ہو گئے تھے۔ کیوں اے سی پی، تم نے کیوں مجھ سے ایک ہی پل میں سب کچھ چھین لیا؟ کیوں پوری دنیا میں تمہاری نظر مرحا پر ہی جا کر ٹھہر گئی؟ شاہزیب خود سے سوال کیے جا رہا تھا جب ڈاکٹر ہما آفس کے اندر داخل ہوئی۔ میں اندر آ سکتی ہوں ڈاکٹر شاہزیب؟ جی جی، آئیے آئیے ڈاکٹر ہما۔ شاہزیب دروازے کی طرف دیکھتا ہوا اپنے خیالات کی دنیا سے باہر آیا۔ ڈاکٹر شاہزیب، پتہ نہیں مجھے پوچھنا چاہیے یا نہیں، مگر میں آپ کو لے کر کافی پریشان تھی۔ آپ کافی اپسٹ لگ رہے ہیں، تو میں پوچھنا چاہتی تھی گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے؟ کوئی سیریس پرابلم تو نہیں؟ ڈاکٹر ہما کرسی پر بیٹھتے ہوئے بہت فکر مندی والے انداز سے پوچھ رہی تھی۔
ڈاکٹر ہما پہلے دن سے ہی ڈاکٹر شہزیب کی پرسنالٹی سے بہت متاثر تھی۔ عمر میں تو وہ ڈاکٹر ہما سے بڑا تھا، مگر اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کر پہلے دن سے ہی وہ ڈاکٹر ہما کو کافی اچھا لگا۔ وہ اپنے دل میں ڈاکٹر شہزیب کے لیے خاص احساس رکھتی تھی، اس لیے اس وقت ڈاکٹر شہزیب کے لیے کافی فکر مند نظر آ رہی تھی۔ جی اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ ڈاکٹر شہزیب اپنی پریشانی کو ڈاکٹر ہما پر ظاہر نہ کرتے ہوئے بالکل نارمل انداز سے بول رہا تھا۔ ڈاکٹر ہما بالکل بھی ڈاکٹر شہزیب کی بات سے متفق اور مطمئن نہیں تھی، لیکن منہ سے کچھ نہیں کہا، نارمل بیہیو کرتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں، مگر بیچ بیچ میں وہ ٹٹولتی ہوئی نظروں سے ڈاکٹر شہزیب کے چہرے کا درد جاننے کی کوشش کر رہی تھی، جو شہزیب کے چھپانے کے باوجود اس کے اندر کے ڈپریشن کی وجہ سے اس کے چہرے پر نظر آ رہا تھا۔ رومان بیٹا، ایک بھائی کی طرح نہیں، ایک باپ بن کر سوچو گے تو میرا فیصلہ تمہیں غلط نہیں لگے گا۔ ہم میرا کے ماتھے پر گھر بیٹھے ہوئے یہ طلاق کا کلنک کیوں لگوائیں؟ تم تو میرے اتنے سمجھدار بیٹے ہو، کیوں تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ رومان، کیوں تم نے میرا کی رخصتی کو اپنے ضد اور انا کا مسئلہ بنا لیا ہے؟ رومان شاہ کی ماں نے رومان شاہ کو اپنے روم میں بلوایا تھا بات کرنے کے لیے۔ اب وہ اپنے بیٹے کے پاس بٹھا کر اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر پیار سے سہلاتے ہوئے بول رہی تھی، امی جان، مجھے میرا کے لیے وہ شخص پسند نہیں ہے۔ آپ میری اتنے سے بات کیوں نہیں سمجھ رہی؟ میں آپ کی ہر بات پر عاجزی سے سر جھکا دیتا ہوں۔ اب بھی میرا کوئی مقصد نہیں ہے کہ میں اپنی امی جان کا دل دکھاؤں یا ان کے کسی بات کے خلاف جاؤں یا آپ کے فیصلے کو رد کروں۔ مجھے پرابلم اس شخص سے ہے، میں اس کا میرا کے لیے ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ رومان شاہ نے بہت نرمی سے اپنی امی جان کو اپنی صفائی میں دلیل دی۔ رومان، اگر تم اپنی انا اور غصے اور جن حالات میں یہ رشتہ ہوا ان کو ایک سائڈ پر رکھ کر دیکھو، اس کے بعد مجھے بتاؤ کہ شاہمیر میں ناپسند کرنے والی کون سی چیز ہے؟ وہ پڑھا لکھا ہے، خوبصورت ہے، ایک اچھی پوسٹ پر فائز ہے، ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور سب سے بڑھ کر تمہاری بہن کو پسند کرتا ہے۔ میں نے اس کی نظروں میں میرا کے لیے پسندیدگی دیکھی ہے۔ آج کے دور میں ایسے رشتے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے، اور خدا نے تمہاری بہن کے لیے گھر بیٹھے ایک اچھا رشتہ دیا ہے، تو ہم اسے صرف اپنی انا کی بھیٹ کیوں چڑھا دیں؟ اور وہ جو عمر میں میرا سے اتنا بڑا ہے اس کا کیا؟ وہ میرا سے 12 سال بڑا ہے۔ کوئی بات نہیں رومان، تم بھی تو میرب سے 8 سال بڑے ہو۔ ہاں تو امی جان، میں نے بھی میرب کو شادی کے لیے فورس نہیں کیا، وہ تو خود زبردستی میری زندگی میں گھس آئی ہے۔ میرب جو اپنی ساس کے روم میں ان کے لیے چائے لے کر آئی تھی، دروازے پر اپنی تعریف سن کر کھڑی ہو گئی۔ رومان شاہ نے ایک نظر اٹھا کر میرب کی جانب دیکھا۔ میرب اپنی ساس کے لیے چائے ٹیبل پر رکھتے ہوئے واپس پلٹ گئی۔ رومان، کبھی سوچ کر بھی بول لیا کرو، ہمیشہ اس بچی کا تم دل ہی دکھاتے رہتے ہو۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ تم سے اتنا پیار کرتی ہے کہ اپنی جان کی بھی اس نے پرواہ نہیں کی، مگر تم ہر وقت طنز کے تیر اس بچی کے دل جلاتے رہتے ہو۔ وہ اتنی صابر ہے کہ میرے پوچھنے پر بھی کبھی اپنے لبوں پر شکایت نہیں لے کر آتی۔ آپ اپنی بہو کا گنگان بعد میں گا لیجیے گا، پہلے آپ مدعے کی بات کریں۔ مدعے کی بات یہی ہے کہ اگلے اتوار کو میں میرا کی رخصتی فکس کر رہی ہوں، اور میرے خیال سے میں نے تمہیں بہت اچھی طرح سے سمجھا دیا ہے، اب تمہیں کوئی بھی مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ رومان، اپنی بہن کی راضی خوشی رخصت کرو، اپنے فرض سے سرخرو ہو جاؤ، اور کل میرب کے ساتھ جا کر میرا کی شاپنگ کروا دینا۔ امی جان، آپ چلے جانا، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ رومان، باقی سب کام بعد میں ہوتے رہیں گے، کل تم میرب اور میرا کو ساتھ لے جا کر میرا کی شاپنگ کرواؤ گے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ باپ بن کر سوچو اور اپنا ظرف بڑا کرو شاہمیر کے لیے، بس میرے ظرف کو آزمانے کے لیے وہ گھٹیا AC بھی ہی بچا تھا۔ رومان شاہ نے غصے سے نظریں پھیر کر کہا، اور میرب کو بھی شاپنگ کروانا، جب سے رخصت ہو کے آئی ہے اس گھر میں، سوائے تم نے اسے رلانے کے اور کچھ نہیں دیا۔ ہاں تو کس نے کہا تھا کہ زبردستی شادی کرے مجھ سے؟ زبردستی کی شادی کے ایسے ہی انجام ہوتے ہیں۔ رومان، شرم کرو اپنی بیوی کے بارے میں بولتے ہوئے، کبھی سوچ بھی لیا کرو، اب وہ عزت ہے تمہاری۔ رومان شاہ کی ماں نے سرد لہجے سے کہا تو رومان شاہ اجازت طلب کرتے ہوئے اپنی امی جان کے کمرے سے نکل کر اپنے روم کی طرف چلا آیا۔ دروازہ کھول کر اپنے روم کے اندر آیا تو روم میں لائٹ آف کر کے میرب سو چکی تھی۔ اس نے لائٹ آن کرتے ہوئے سوئی ہوئی میرب پر گہری نظر ڈالی، کبڑ سے اپنا نائٹ سوٹ نکالا اور واش روم میں چلا گیا اور نائٹ سوٹ پہن کر واپس بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ میرب گہری نیند میں سو رہی تھی، اس کی کروٹ رومان شاہ کی طرف ہی تھی۔ رومان شاہ نے گہری نظروں سے میرب کے خوبصورت چہرے کی جانب دیکھا۔ میرب کی نازک سی گال پر رومان شاہ کی انگلیوں کے نشان تھے، جو آج اس نے اس کے جبڑے کو پکڑ کر دیے تھے۔ میرب کے نازک سے گالوں پر رومان شاہ کی انگلیوں کے پڑے ہوئے نشان اس کی گالوں کو اور بھی خوبصورت بنا رہے تھے، یا پھر یوں کہیں کہ رومان شاہ کو اپنے دیے ہوئے نشان میرب کے نازک گلابی گالوں پر بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ رومان شاہ نے نظر بھر کر میرب کے پنک ہونٹوں کی جانب دیکھا، جو نمی سے بھرپور اپنی بھرپور خوبصورتی کے ساتھ رومان شاہ کی نظروں پر اپنی چھاپ چھوڑ رہے تھے۔ رومان شاہ پاؤں سے بیڈ کور کو کھینچتے ہوئے اپنے اوپر چڑھا کر اپنے سائڈ پر لیٹ گیا، مگر اس کی نظریں بار بار میرب کے چہرے اور اس کی نیچرل پنک ہونٹوں پر جا کر رک رہی تھی۔
रुमान शाह को बहुत तेज़ी से अपने अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस हो रहा था, जिनको वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, मगर उसका ये भ्रम बहुत जल्द टूटने वाला था। मीरब ने गहरी नींद में हाथ उठाकर रुमान शाह का सीने पर रख दिया। आज इतने सालों बाद रुमान शाह का दिल एक बार फिर पूरी शिद्दत के साथ धड़का था। रुमान शाह ने मीरब का हाथ पकड़कर अपने सीने से हटाकर आराम से बेड पर रख दिया। वो अपने दिल को फिर से इजाज़त नहीं देना चाहता था वो किसी के नाम पर यूं धड़क सके। वो अपनी करवट दूसरी जानब लेकर आंखें बंद करके सो गया। मीरब जो सोने की एक्टिंग कर रही थी, उसने आहिस्ता से अपनी नम आंखें खोली। मीरब का रुमान शाह का अपने ऊपर से हाथ हटाना बुरा लगा। उसका नाजुक सा दिल टूट सा गया। बेख्तियार छत की तरफ देखते हुए उसके लबों से, ए अल्लाह, शाह के दिल में मेरे लिए इतनी मोहब्बत पैदा कर दे कि जिस तड़प के साथ मैं खुद को शाह के पास ले जाना चाहती हूँ, उसी तड़प से शाह भी मेरी जानिब अपने कदम बढ़ाए। मीरब ने हल्के से अपने लब हिलाते हुए अपने रब से ये दुआ की। उसे क्या खबर थी कि उसकी दुआ किसी और के कानों तक भी पहुंच गई है। मीरब रुमान शाह की तरफ से करवट बदलकर दूसरी जानिब करवट लिए वो सो गई। मीरब बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी। हमेशा मीरब को उसकी माँ से डांट पड़ा करती थी कि लड़की, तुम तो गधे घोड़े बेचकर सोती हो, तुम्हें को घर से उठाकर ले जाए तुम्हें तो तब भी पता न चले। आज उसकी इसी आदत का किसी को बहुत फ़ायदा होने वाला था। मीरब खुद तो गहरी नींद में सो गई, मगर रुमान शाह की आंखों की नींद उड़ाकर सोई थी। वो काफ़ी गहरी नींद सो रही थी। रुमान शाह ने उसकी तरफ करवट लेते हुए सर को उठाकर देखा। रुमान शाह के हाथ न चाहते हुए भी मीरब की जानिब उठ रहे थे। वो सोते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। रुमान शाह ने उसकी कमर में हाथ डालकर आहिस्ता से उसकी करवट अपनी जानिब की थी। मीरब गहरी नींद में थी। उसे कुछ पता नहीं चला कि कब उसकी करवट बदलकर वो दुश्मन जहाँ अपनी तरफ कर चुका था। मीरब का चेहरा बिल्कुल रुमान शाह के सामने और बेहद नज़दीक था। अब वो करीब से उसके गालों पर दिए हुए अपने निशान को देख रहा था। अपने अनाबी लबों से मुस्कुराता हुआ अपने निचले होंठ को उसने अपने दांतों तले दबा लिया। रुमान शाह बेख्तियार गहरी नींद में सोती हुई मीरब के चेहरे पर झुक गया और मीरब के गाल पर अपने इस जब मीरब के गाल पर जहाँ पर उसने जबड़े को सख्ती से पकड़ा था, उस निशान पर अपने लब रख के ज़ोर से चुमा। उसके लबों ने इतनी ज्यादती के साथ मीरब के गाल को चुमा था कि गहरी नींद में सोई हुई मीरब हल्का सा हिली थी। आखिर रुमान शाह के लबों का लम्स था तो मीरब कैसे महसूस न कर पाती। रुमान शाह के लबों ने यह शर्फ पहली बार किसी को बख्शा था। रुमान शाह उसके करीब से करीब तर होता जा रहा था। रुमान शाह अपने दिल की सुनकर अपनी सोच के बरअक्स मीरब के गले पर झुका और वहाँ अपने लबों के बहके हुए लम्स छोड़ रहा था। मीरब की शर्ट के गले को कांधे की साइड पर थोड़ा सा खिसकाते हुए वो अपने मुंह और जज्बातों के आगे घुटने टेक कर मीरब की गर्दन पर अपने लबों से तशनगी मिटाने लगा। मीरब की दूध जैसी गोरी रंगत देखकर रुमान शाह का दिल बहका और बहका ही जा रहा था। रुमान शाह ने बड़ी गहरी नज़रों से उसके खूबसूरत दिलकश सरापे को देखा, जो रुमान शाह के कसरती लंबे चौड़े वजूद के सामने छोटी सी नाजुक सी हसीना लग रही थी। वो जितना मीरब के करीब हो रहा था, उतना ही खुद पर से कंट्रोल खो रहा था। मीरब की गहरी नींद का फ़ायदा रुमान शाह भरपूर तरीके से उठा रहा था। रुमान शाह उसके नाजुक से वजूद को देखकर मुस्कुराया। पागल लड़की, खुदा से दुआएं कर करके मेरे दिल में मौजूद अपने लिए मोहब्बत के फूल खिला रही हो। अगर वो फूल पूरी तरह से खिल गए तो बहुत पछताओगी अपनी मांगी हुई दुआओं पर। मैं तुम्हारी सांसें पी जाऊंगा। बहुत छोटी और नाजुक हो अभी बेवकूफ़ लड़की। रुमान शाह की मोहब्बत को झेलने के काबिल नहीं हूँ। रुमान शाह मदहोश सा होकर मीरब के वजूद पर अपनी मोहब्बत के छाप छोड़ जा रहा था। रुमान शाह के आतशी लबों की गर्मी से मीरब की गहरी नींद में सांसें तेज होने लगी थीं। पागल लड़की, कहाँ तुम्हारी छोटी सी जान और कहाँ आतिश विशार रुमान शाह। बेवकूफ़ लड़की, कहाँ आकर तुमने अपनी जान फंसा ली। अपने आतिशी लबों के लम्सों से उसको गहरी नींद में मचलता हुआ देखकर रुमान शाह के लब मुस्कुरा रहे थे। उसे उस मासूम और बेवकूफ़ लड़के पर तरस आने लगा। रुमान शाह ने पहली बार अपने दिल में ये सोचा कि क्या इतनी नफरत और गुस्से की मुस्तहिक है ये लड़की। उसके दिल ने ना में जवाब दिया। रुमान शाह ने गहरी नींद में सोती हुई मीरब के हाथ को उठाकर उसकी कटी हुई कलाई को देखा और बारी बारी दोनों कलाइयों को उठाकर वहां पर अपने लब रखकर चूम लिया। मीरब की नाजुक सी कलाइयों को देखते हुए रुमान शाह ने मुस्कुराते हुए सोचा, कहाँ फंस गई हो मीरब रुमान शाह। ना तो तुम्हारी जान मेरी नफरत और गुस्सा झेलने के काबिल है और ना ही मेरी मोहब्बत और मेरी गुर्बत की तपिश झेलने के लायक है। रुमान शाह अपने लबों को सुकून देते हुए मीरब के बारे में सोच रहा था। उसने थोड़ा सा चेहरा ऊपर उठाकर मीरब के नाजुक से चेहरे को बड़ी गौर से देखा और अपने हाथों के प्याले में उसके मासूम से चेहरे को लेकर सोती हुई मीरब की पंखुड़ियों पर अपने आतिशी लब रख कर अपने तशकीनी की मिटाने के लिए उसकी नमी पीने लगा। उसके इस अमल से मीरब के वजूद में हलचल हुई और गहरी नींद से बेदार होने लगी तो रुमान शाह ने उससे दूर हटकर आंखें बंद करके लेट गया। मीरब ने आंखें खोलकर इधर उधर देखा। गहरी नींद में कुछ ना समझ आने पर वो दोबारा से सोने की कोशिश करने लगी, मगर मीरब नींद में डर गई थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। उसने देखा कि रुमान शाह सो रहा है। वो डर गई थी तो उसने जल्दी से उसकी कमर में हाथ डालकर खुद को उसके करीब कर लिया, लेकिन इसके उस अमल से रुमान शाह के लब मुस्कुरा रहे थे। बेवकूफ़ लड़की मुझसे डरकर मुझसे ही चिपक रही है। हद है, कितनी बेवकूफ़ हो तुम, ये मैंने आज देखा है। वो मुस्कुराते हुए अपना दिमाग में सोच रहा था। मीरा खुद को महफूज करके उसकी कमर में हाथ डालकर फिर से गहरी नींद में चली गई। रुमान शाह ने उसे गहरी नींद में देखकर फिर से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से करीब करके सीने से लगा लिया। मीरब कहीं ना कहीं कामयाब हो चुकी थी रुमान शाह के सख्त दिल की दीवारों को हिलाने में। उसका रब उसकी दुआएं अपनी बारगाह में कबूल कर रहा था। रुमान शाह का दिल पिघल रहा था मीरब के लिए। बेशक मीरब इससे बेखबर सो रही थी, मगर कुदरत शायद मीरब की झोली में रुमान शाह की मोहब्बत को डालने लगी थी। अब ये मोहब्बत या वक्ती अट्रैक्शन, ये तो वक्त बताएगा। मीरब की आंख फजर की नमाज के लिए खुली तो वह बेड से उठने लगी। मीरब की सास बहुत ही नेक खातून थी और 5 वक्त की नमाजी भी। वो अक्सर मीरब को नमाज की ताकीद किया करती थी, इसलिए अब मीरब तकरीबन 5 वक्त की नमाज अदा करने लगी थी। आज भी उसके फजर में खुद से आंख खुली तो वो नमाज की नीयत से बेड से उठने लगी तो उसे अपने ऊपर भारीपन महसूस हुआ। मीरब ने आंखें मलते हुए देखा तो अपने ऊपर रुमान शाह को पाया, जो गहरी नींद में सोया हुआ अपना हाथ मीरब के ऊपर से गुजारता हुआ आधे से ज्यादा मीरब के ऊपर लेटा हुआ सो रहा था। उसके खराटे ये बता रहे थे कि वो गहरी नींद में है। रुमान शाह को अपने इतने करीब पाकर मीरब की धड़कनें उथल पुथल होने लगी। दिल धक धक करने लगा। वो बार बार अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेर रही थी। रुमान शाह के इतनी नज़दीकी ने उसका गला तक खुश्क कर दिया। अब मीरब बीबी को क्या पता कि शाह रात को उसकी नींद का कितना फ़ायदा उठाकर सोया था। मीरब ने आसमान की तरफ देखते हुए सोचा कि अल्लाह मियाँ, आपने इतनी जल्दी मेरी सुन ली। मैंने रात को दुआ की और आपने फजर में मेरी दुआ कबूल कर ली। मीरब ने नमाज पढ़ने जाना था, इसलिए उसने रुमान शाह को धकेल कर अपने ऊपर से साइड पर करना चाहा। उफ अल्लाह, कितने भारी शरीर है इनका। मीरब के धकेलने से रुमान शाह अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुआ। मीरब के बड़बड़ से रुमान की नींद डिस्टर्ब हुई तो उसकी आंख खुल गई। अगर मेरा शरीर बहुत भारी है तो जो तो रात को तुमने अपना 2.5 किलो का हाथ मेरे छाती पर रखा हुआ था, उसके बारे में क्या ख्याल है? रुमान शाह उसके ऊपर से हटकर अपनी जगह पर लेटते हुए बोला। मैंने कब आपके सीने पर हाथ रखा था? मीरब जल्दी से बिस्तर से उठी और अपनी चप्पलें पहनने लगी। रुमान शाह को ऐसे नज़रअंदाज कर रही थी जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। कहाँ जा रही हूँ? रुमान शाह की रोबदार आवाज़ मीरब के कदम रुक गई। नमाज पढ़ने जा रही हूँ। वेरी गुड। अम्मी जान के सोबत में तुम नेक सीरत बनती जा रही हो। चलें, आप तो हमेशा से अम्मी जान के पास रहते हैं, आपकी सीरत तो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, इसलिए आप भी उठकर फजर की नमाज पढ़ लें। मीरम ने बिना पलटे जाते जाते बोलकर गई थी।